केरल में मिली काली रेत। जी हां, सुनने में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन यही रेत एक दिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों और सरकारों की नजरों का केंद्र बन गई। लोग सोचते थे कि यह बस समुद्र की रेत है, थोड़ी काली, थोड़ी भारी। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसे करीब से परखा, तो पता चला कि इस रेत में छिपा है एक ऐसा खजाना जो भविष्य की तकनीक, ऊर्जा और अंतरिक्ष तक को बदल सकता है। यह कहानी है केरल की उस काली रेत की, जिसे पहले लोग सिर्फ पैरों के नीचे महसूस करते थे, लेकिन आज दुनिया उसे मोनाज़ाइट के नाम से जानती है। केरल के समुद्र तटों पर तैरती यह काली रेत अचानक खोजी नहीं गई। यह धीरे धीरे सालों की रिसर्च के बाद समझ में आई कि यहाँ की रेत साधारण समुद्री रेत नहीं है। सदी के शुरुआत में जब खनिज विशेषज्ञों ने पहली बार इस रेत के नमूने भेजे, तो उनमें कुछ अनोखे तत्व मिले, ऐसे तत्व जो दुनिया में बहुत कमोने से मिलते हैं। धीरे धीरे पता चला कि यह वही रेत है जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ मृदा धातुएं बहुतायत में मौजूद हैं। यही था वह पल जब केरल की काली रेत ने वैज्ञानिक दुनिया का ध्यान खींच लिया। और मोनाज़ाइट क्या है? बहुत सरल शब्दों में यह एक फॉस्फेट खनिज है जो समुद्र तट की रेत में पाया जाता है, और यह आधुनिक तकनीक के लिए बेहद जरूरी तत्वों से भरा होता है। ये तत्व आपके मोबाइल फोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार, सैटेलाइट, मिसाइल, ग्रीन एनर्जी और उच्च शक्ति वाले मैग्नेट तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मोनाज़ाइट की सबसे खास बात है इसमें पाया जाने वाला थोरियम। थोरियम वह धातु है जिसे भारत भविष्य के परमाणु ऊर्जा स्रोत के रूप में देख रहा है। दुनिया कहती है कि अगर थोरियम तकनीक सफल हुई तो ऊर्जा उत्पादन का सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली रास्ता बन जाएगा। और भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है, और उनमें से बड़ी मात्रा केरल की इसी काली रेत में है। अब जरा केरल के उन इलाकों की बात करें जहां यह खजाना मिलता है। कोल्लम का चावरा इलाका, अड्डूर का समुद्री तट, अलप्पी का किनारा, नियोयंतिकरा और कन्नूर जैसे क्षेत्र ये दुनिया के उत्कृष्ट मोनाज़ाइट संसाधनों में गिने जाते हैं। यही कारण है कि आजादी के बाद से ही केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घोषित किया और खनन का जिम्मा इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड यानी आईरेल जैसी सरकारी कंपनियों को दिया। लेकिन और कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी यही है। आज यह काली रेत फिर से सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय पंचायतें पूछ रही हैं, खनन कितना हो रहा है? रेत की ढुलाई में पारदर्शिता क्यों नहीं है? क्या सरकार वास्तविक आंकड़े बता रही है? कई पर्यावरण संस्थान चिंतित हैं कि कहीं खनन अनियंत्रित होकर समुद्र तट को नुकसान न पहुंचा दे। तटीय क्षेत्र वैसे ही संवेदनशील होते हैं। एक छोटा बदलाव भी कटाव बढ़ा सकता है, जीव जंतुओं को प्रभावित कर सकता है और समुद्र तट की प्राकृतिक संरचना को बदल सकता है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता है शिक्षा नहीं, जमीन। कुछ लोग कहते हैं कि पहले उनके गांव का समुद्र तट काफी चौड़ा था, अब लहरें उनके घरों तक पहुंच जाती हैं। कुछ कहते हैं कि नमक उनके खेतों में घुस रहा है। मछुआरे बताते हैं कि समुद्री जीवन की मात्रा कम हुई है। लेकिन दूसरी तरफ रोजगार भी इसी रेत पर टिका है। इरेल और आसपास की कई इकाइयां स्थानीय लोगों को नौकरी देती हैं। रेत की ढुलाई, प्रोसेसिंग, सुरक्षा, प्रशासन, पूरी एक स्थानीय अर्थव्यवस्था इस खनन पर निर्भर है। तो यही है स्थानीय जनता की दुविधा। रोजगार चाहिए, पर अपने गांव और समुद्र की कीमत पर नहीं। अब बात करते हैं सरकार की। केंद्र और राज्य सरकारों का कहना है कि भारत को रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है और उसे चीन जैसी बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। चीन अभी भी दुनिया के रेयर अर्थ मार्केट का लगभग 60% हिस्सा नियंत्रित करता है। ऐसे में भारत के पास मोनाज़ाइट जैसे संसाधन होना बड़ी रणनीतिक ताकत है। सरकार कहती है कि खनन सुरक्षित तरीके से होता है, पूरी निगरानी में होता है और पर्यावरणीय नियमों का पालन किया जाता है। साथ ही केरल में आधुनिक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की पहल भी चल रही है, जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन वैज्ञानिकों की राय सबसे संतुलित है। वे कहते हैं कि मोनाज़ाइट हमारे ऊर्जा भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर थोरियम आधारित रिएक्टरों के लिए। लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि समुद्र तट बहुत संवेदनशील है। खनन धीमी गति से होना चाहिए। हर कदम पर वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है।
निकाली गई रेत की भरपाई यानी रिप्लेनिशमेंट होना चाहिए ताकि तट संतुलित रहे। अब राजनीति तो किसी भी बड़े मुद्दे में आ ही जाती है। विपक्ष कहता है कि सरकार असली डेटा जारी क्यों नहीं करती? क्या गैर कानूनी निर्यात हो रहा है? क्या किसी लॉबी का दबाव है? सरकारी एजेंसियां इन आरोपों को झूठ बताती हैं, लेकिन बहस अभी भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स की तरफ देख रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों, अंतरिक्ष अनुसंधान, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक रक्षा तकनीक की मांग बढ़ रही है। इस दौर में भारत का नाम तेजी से उभर रहा है, क्योंकि उसके पास थोरियम के बड़े भंडार हैं और उनमें से बहुत कुछ केरल की रेत में छिपा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केरल की यह काली रेत हमारे लिए वरदान बनेगी या बोझ? यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर खनन पारदर्शी हो, स्थानीय लोगों को शामिल किया जाए, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय संतुलन रखा जाए, तो यह रेत भारत को भविष्य की ऊर्जा और तकनीक में दुनिया की अग्रिम पंक्ति में ला सकती है। पर यदि जल्दबाजी में खनन बढ़ा दिया गया, तो यह तटीय इलाकों की पहचान, सुरक्षा और प्रकृति तीनों को नुकसान पहुंचा सकता है। अंत में केरल की काली रेत की कहानी सिर्फ खनिज की नहीं है। यह प्रकृति, विज्ञान, राजनीति, स्थानीय लोगों और भारत के भविष्य की कहानी है। यह रेत भारत को बदल सकती है, लेकिन उसी समय यह रेत हमें यह भी याद दिलाती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना जरूरी है। अगर संतुलन बना रहा, तो आने वाले समय में केरल सिर्फ बैकवाटर्स और त्योहारों का प्रदेश नहीं होगा, बल्कि दुनिया की हाईटेक रेस में एक मजबूत खिलाड़ी भी होगा। अगर आपको ऐसे ही गहराई से समझाए गए सरल और रोचक वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।